नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनी शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो करंट अफेयर्स की वीडियो होगी, जो पिछले 3 दिनों के घटनाक्रमों तथा आगामी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होगा। दोस्तों, पढ़ाने के इस क्रम में मेरा पूरा प्रयास होता है कि प्रश्नों से संबंधित हर उस अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आप लोगों को बताते हुए चलूँ, ताकि अगर परीक्षा में आए तो आप करने में अपने को सक्षम पाएँ। फ्रेंड्स, नाउ विदाउट वेस्टिंग और टाइम, लेट्स मूव और मेन कंटेंट। फ्रेंड्स, आज का यह पहला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? फ्रेंड्स, ये आईआईटी मद्रास है जो यह विकसित किया है ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। ठीक है, आइए इसको विस्तार से जानते हैं। समुद्री तरंगों से बिजली उत्पादन की यह तकनीक आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर नामक उपकरण के कारण संभव हो सका है। ठीक है, इस उपकरण का परीक्षण पिछले महीने सफलतापूर्वक किया गया। इस उपकरण को तमिलनाडु के तूतीकोरिन तट के लगभग 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर गहरे स्थान पर तैनात किया गया है। ठीक है, इस उपकरण से अगले 3 वर्षों में समुद्र की लहरों से 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य है। अगले 3 वर्षों में ये कितनी बिजली पैदा करने का लक्ष्य है? 1 मेगावाट। 1 मेगावाट बिजली अगले 3 वर्षों में पैदा करने की इसका लक्ष्य है। दोस्तों, इस परियोजना का नाम क्या है? इस परियोजना का नाम है सिंधुजा वन। ये सिंधुजा वन प्रोजेक्ट के तहत इसको स्थापित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है? फ्रेंड्स, ये है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक, आइए इसके बारे में अन्य तथ्यों को जानते हैं। WMO विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अपनी पहली वार्षिक वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट साल 2021 जारी कर दी है। इस वार्षिक रिपोर्ट का उद्देश्य क्या है? बढ़ती मांग एवं सीमित आपूर्ति के युग में वैश्विक मीठे पानी के रिसोर्सेज की निगरानी और मैनेजमेंट का समर्थन करना, इसका इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अब रिपोर्ट के 3 फोकस क्षेत्रक हैं, यानी कि 3 फोकस जो हैं, जोन हैं या क्षेत्र हैं या रीजन हैं, जो भी आप कह सकें। इसका पहला क्या है? स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो क्या है? किसी भी समय एक नदी चैनल के माध्यम से बहने वाली पानी की मात्रा को स्ट्रीम फ्लो कहते हैं। ठीक है, एक पहला क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र क्या? स्थलीय जल भंडारण। स्थलीय जल भंडारण किसे कहते हैं? भूमि की सतह पर और उपसतह में सभी पानी साल 2021 में अमेरिका के पश्चिम तटीय, दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग और पेटागोनिया, उत्तरी अफ्रीका और मेडागास्कर, मध्य एशिया और मध्य पूर्व पाकिस्तान, उत्तर भारत जैसी जगहों पर स्थलीय भंडारण सामान्य से कम रहेगा। यानी कि अलार्मिंग है किन देशों के लिए? अमेरिका के पश्चिमी तट, दक्षिण अमेरिका के मध्य भाग, पेटागोनिया, उत्तर अफ्रीका और मेडागास्कर, मध्य एशिया, उत्तर पूर्व पाकिस्तान और उत्तर भारत जैसी जगहों पर स्थलीय भंडारण सामान्य से कम रहेगा। यानी इन देशों के लिए अलार्मिंग है। किस पानी के लिए? मीठे पानी या पीने योग्य पानी के लिए अलार्मिंग है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। ठीक है, अलार्मिंग कंडीशन है। और मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग और चीन के उत्तरी भाग में सामान्य से ऊपर तथा लंबी अवधि में कई स्थानों पर जल भंडारण में नकारात्मक प्रवृत्ति का अनुभव होने की उम्मीद है। मतलब इन देशों में भी निगेटिव घटनाएं हो सकती हैं पानी के संदर्भ में। ठीक है, आने वाले वर्षों में। और इनमें ब्राज़ील के रियो, साओ फ्रांसिस्को को बेसिन, पेंटागोनिया, गंगा और सिंधु नदी के मुहाने और दक्षिण पश्चिमी अमेरिका जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसमें किसमें? ये जो नकारात्मक प्रवृत्ति या नकारात्मक जो टेंडेंसी जल भंडारण की होने वाली, उसमें ये सब देश भी शामिल हैं। ठीक, अब आते हैं तीसरा है क्रायोस्फीयर। क्रायोस्फीयर किसे कहते हैं? जमे हुए पानी, यानी क्रायोस्फीयर ऐसे स्थान जहां पर ग्लेशियर, स्नो कवर, आइस कैप और परमाफ्रॉस्ट मौजूद हैं। यानी दुनिया में मीठे पानी का सबसे बड़ा प्राकृतिक जलाशय होता है। ये सबसे बड़े प्राकृतिक जलाशय किस रूप में है पृथ्वी पर? वो आइस कैप के रूप में है। बड़े बड़े ग्लेशियर जो हैं या जो परमाफ्रॉस्ट वगैरह हैं, ये सब
पृथ्वी के सबसे बड़े जलाशय हैं, एक सबसे ज़्यादा मीठे जल कंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये आइए जानते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन क्या है। विश्व मौसम संगठन 1950 में स्थापित किया गया। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। एक ऐसा संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है, जिसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन से हुई है। ठीक, आईएमओ से इसकी उत्पत्ति हुई है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। ठीक, 1951 में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बनी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष एजेंसी कब बनी? ये 1951 में। ठीक, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र के WMO का मूल संगठन है। ठीक, इस किसका संगठन है? यूनेस्को का ये मूल संगठन है। कौन? WMO। ठीक, WMO में वर्तमान में कितने हैं? 193 सदस्य हैं, 6 सदस्य क्षेत्र हैं। ठीक, 193 सदस्य हैं और 6 सदस्य क्षेत्र हैं। ठीक, WMO द्वारा रिपोर्ट जो प्रकाशित किए जाते हैं कौन कौन से हैं? विश्व जलवायु की स्थिति एक रिपोर्ट जारी की जाती है और दूसरा है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। 2 रिपोर्ट जारी की जाती है WMO द्वारा। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत का पहला गोल्ड ATM हाल ही में कहाँ पर खोला गया? फ्रेंड्स, हैदराबाद में खोला गया है। पहला गोल्ड ATM कहाँ पर खोला गया है? भारत के तेलंगाना के हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है गोल्ड सिक्का। ये गोल्ड सिक्का एक प्राइवेट कंपनी है जो ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी की मदद से इस ATM को लगाया है। ठीक है, किस टेक्नोलॉजी से? ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इस ATM को इस्टेब्लिश किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। ग्राहक ATM के जरिए सोने के सिक्के खरीदने के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ATM से सिक्के अगर आपको खरीदने हैं गोल्ड के, तो इसके लिए आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके इस ATM से सिक्के खरीद सकते हैं सोने के। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में $100 अरब की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? दोस्तों, वो पहला देश है भारत। भारत $100 अरब प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश बना है। ठीक है, आइए जानते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ये एक रिपोर्ट जारी करती है विश्व बैंक। क्या रिपोर्ट है? माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ। ठीक है, के अनुसार भारत को 2022 में प्रेषण यानी रिमिटेंस जिसे कहते हैं के रूप में 2021 की तुलना में 12% की वृद्धि के साथ $100 बिलियन प्राप्त होने की उम्मीद है। ठीक, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत को 2021 की तुलना में 2022 में 12% के वृद्धि के साथ $100 बिलियन रिमिटेंस प्राप्त हो गए। फ्रेंड्स, ये रिमिटेंस क्या होता है आप सोच रहे होंगे। रिमिटेंस 2 तरीके के होते हैं सर, एक आवक होता है और एक क्या होता है? बहिर्गमन होता है, प्रेषण। ठीक, आवक में क्या होता है? जैसे कि हमारे यहाँ से जो बाहर काम कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे भारतीय हैं, अगर वो बाहर किसी जैसे गल्फ कंट्रीज में US, सिंगापुर, UK जहाँ भी काम कर रहे हैं, अगर वो वहाँ काम करते हैं और भारत में अपने आय का जो वहाँ पाते हैं वो भारत में भेजते हैं वो पैसा, तो क्या कहलाता है? आवक। और कुछ ऐसा ही होता है बाहर अपने यहाँ देश में जो बाहर से आए हुए हैं या अन्य देशों के नागरिक जो यहाँ रह के कमा रहे हैं और यहाँ से पैसा अर्न करके अपने देश में भेजते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बहिर्गमन। लेकिन जो विश्व बैंक रिपोर्ट जारी करती है, जनरली ये रिपोर्ट बेस्ड होता है आवक पर। ठीक है, उस लिहाज से भारत जो है दुनिया में $100 बिलियन प्रेषण भेजने वाले पहला देश बना है। ठीक है, 2021 में भारत को प्रेषण में $89.4 बिलियन प्राप्त हुए थे। कितने प्राप्त हुए 2021 में? $89.4 बिलियन। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसे विदेशों में प्रवासी कामगारों से $100 अरब का प्रेषण प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्रेषण का अर्थ क्या है अभी बताया ही। आइए इसमें भी देखते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, आवक और बहिर्गामी। यदि कोई व्यक्ति विदेश से भारत में पैसा भेजता है तो वह आवक प्रेषण कहलाता है। भारत का कोई व्यक्ति विदेश में किसी व्यक्ति का पैसा भेजता है तो उसे बहिर्गमन प्रेषण कहते हैं। ठीक, अब यहाँ थोड़ा और मैं आपको आपकी जानकारी के लिए कुछ ऐड करना चाहूँगा। ये पहले क्या होता था, जब भारत में कुशल जो भारत में स्किल्ड लेबर नहीं हुआ करते थे, नॉन स्किल्ड होते थे, तो ये हमारे यहाँ जो प्रवास होता था ये ज़्यादातर कामगारों का प्रवास होता था गल्फ कंट्री यानी GCC मतलब गल्फ कोस्टल कंट्री जिन्हें कहते हैं। इसमें मेनली आते थे सऊदी अरब, ओमान, UAE, कतर, कुवैत, ये सब मेन कंट्री जाते थे। पहले यहाँ से क्या होता था कि
पहले यहाँ से हमारे यहाँ रिमिटेंस बहुत ज़्यादा आता था, ठीक, उसका परसेंटेज करीब होता था 58 या 60 के अबव ही रहता था। लेकिन अब इसकी टेंडेंसी में थोड़ी प्रवृत्ति में बदलाव आया है। अब हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर हो गए हैं। स्किल्ड लेबर हो जाने से एक फ़ायदा ये हुआ, अब जो हमारे यहाँ के कामगार हैं या कर्मचारी, ये ज़्यादातर अच्छी यानी आईटी कंपनीज में, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज में जाते हैं। अब ये एज ए लेबर नहीं जाते हैं, एक अच्छे पोस्ट, वेल सेटल्ड पोस्ट पे जाते हैं, और ये ज़्यादातर विकसित देशों में प्रवास करते हैं। और विकसित देशों में प्रवास करने से अब क्या हुआ, पहले जो गल्फ़ कंट्री से ज़्यादा रेमिटेंस आती थी, अब आती है हमारे यहाँ यूके हुए, यूएसए हुए। यूके और यूएसए का शेयर जो रिमिटेंस में है, पहले 26% हुआ करता था, लेकिन अब कितना हो गया, अब 36% हो गया, यानी 10% का इंक्रीज हो गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ अब स्किल्ड लेबर हो गए, और विकसित देशों में क्या है, स्किल्ड लेबर की आवश्यकता ज़्यादा है। इस लिहाज से अब टेंडेंसी में बदलाव आया है। अब क्या है, हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर डेवलप हो जाने के कारण अब हम विकसित देश पे जाते हैं, और वो आईटी सेक्टर या इन अच्छे अन्य पदों पे काम करते हैं, ठीक। इसलिए रिमिटेंस में बदलाव आया। अब रिमिटेंस जहाँ से आते थे उसके क्षेत्रों में बदलाव आया है, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं। किस मेट्रो ने हाल ही में सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो, ठीक है। नागपुर मेट्रो ने हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। किस क्षेत्र में बनाया है ये भी जान लेते हैं। नागपुर में बनाए गए हाईवे फ्लाईओवर और मेट्रो रेल के साथ सिंगल कॉलम पर सबसे लंबा डबल डेकर वायडक्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किस क्षेत्र में? सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट में, ठीक। इसका निर्माण कौन कर रहा है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नहाई और महाराष्ट्र मेट्रो की टीम ने मिलकर किया है, ठीक। अब आइए जानते हैं डबल डेकर वायडक्ट होता क्या है। डबल डेकर वायडक्ट पहले लेवल पर हाईवे का फ्लाईओवर होता है, ठीक है, जिस पर से वाहन गुजरते हैं, ठीक। फ्लाईओवर के पिलर के सहारे मेट्रो की लाइन होती है जिससे मेट्रो गुजरती है। सबसे नीचे हाईवे होता है, यानी त्रिस्तरीय प्रणाली शहर में ट्रैफिक की समस्या को कम करने में मदद करती है। यानी ये डबल डेकर वायडक्ट क्या होता है? एक त्रिस्तरीय प्रणाली होती है जिसमें दो जो होती हैं सड़क होते हैं और एक मेट्रो, उसके पिलर के सहारे मेट्रो मार्ग होता है, ठीक है, जिससे मेट्रो गुजरती है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में एनडीडीबी एंड अमूल किस देश को दूध उत्पादन करने हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे? वो है श्रीलंका। श्रीलंका को यह तकनीकी दूध उत्पादन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। भारत की ओर से श्रीलंका को डेयरी उद्योग और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। इससे नकदी की कमी से जूझ रहे इस देश की आयातित दुग्ध उत्पादों पर निर्भरता को कम किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के बीच हाल ही में संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में संपन्न हुआ। अब याद रखिएगा, यहाँ संगम अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ पर संपन्न किया गया? गोवा में। आपको इसमें भी एक फैक्ट मिल गया, ठीक है। और ये संगम अभ्यास किस देश की नौसेना के बीच होता है? ये अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच में होता है, ठीक है। संगम अभ्यास का 7वां संस्करण भारतीय नौसेना मार्को और यूएस नेवी सील के बीच एक संयुक्त नौसेना विशेष बल अभ्यास गोवा में 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो गया है, ठीक है। संगम अभ्यास पहली बार कब हुआ था? 1994 में। संगम अभ्यास पहली बार 1994 में प्रारंभ हुआ और इसका ये 7th एडिशन है, ठीक है, आयोजित किया गया था। और यह दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य और कूटनीतिक पहल है जो उनके बीच विश्वास और दोस्ती को दर्शाता है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत कहाँ पर 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? दोस्तों, ये फिजी है। फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। फिजी में विदेश मंत्रालय द्वारा कब होगा ये? फरवरी 2023 में। फिजी में विदेश मंत्रालय द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रहेगा? इस सम्मेलन का मुख्य विषय रहेगा हिंदी, पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक, ठीक है। ये इसका थीम है, याद रखिएगा।
हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक है। अब तक विभिन्न देशों में 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। कितने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं? 11। और ये 12वां जो है फिजी में होगा, कब? फरवरी में होगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक का मेजबान है? फ्रेंड्स, ये है सिंगापुर। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मेजबानी कर रहा है। ठीक है। ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय बैठक जो सिंगापुर में शुरू हुई है, इस बैठक का विषय क्या है? इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी दैट इज इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंड रिसिलियंट। ठीक, क्या है? इंटीग्रेटेड पॉलिसी एजेंडा फॉर ए ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी दैट इज इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड रिसिलियंट। ठीक, ये इसकी थीम है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक मात्र त्रिपक्षीय संस्था है। एक ऐसी संस्था है, त्रिपक्षीय संस्था है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए अच्छे काम को बढ़ावा देने के लिए श्रम मानकों को स्थापित करने, कानून विकसित करने तथा कार्यक्रमों को डिजाइन करने के लिए 187 देशों की सरकारों, व्यवसायों और कर्मचारियों का एक साथ लाता है। यानी त्रिस्तरीय का मतलब क्या है? इसमें कौन कौन भाग लेते हैं? सरकारें भाग लेती हैं, व्यवसाय भाग लेती हैं, यानी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के जो शीर्ष पर हैं वो भाग लेते हैं, और कर्मचारी भाग लेते हैं। इसमें 3 पार्टीज होती हैं, यानी सरकारें होती हैं, व्यवसायी होते हैं और कर्मचारियों का एक संगठन, कर्मचारियों के संगठन जो होते हैं वो भी भाग लेते हैं। इसीलिए इसे त्रिपक्षीय संस्था कही गई है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 1919 के वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध का समापन किया गया। प्रथम विश्व युद्ध के समापन जो है वर्साय की संधि से किया गया था। उसी संधि के साथ ही इसकी उत्पत्ति हुई, यानी ILO की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। भारत ILO का एक संस्थापक सदस्य देश है। भारत ILO का संस्थापक सदस्य देश है। 1922 में ILO शासी निकाय या अस्थायी सदस्य बन गया भारत। ठीक है। भारत में पहले ILO कार्यालय का उद्घाटन कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनोवा में है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, अनुराग ठाकुर ने पहले ड्रोन प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने चेन्नई में, कहाँ पर? चेन्नई में देश के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। इसका उद्घाटन कैसे किया? वर्चुअली किया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसे हाल ही में ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? वो हैं सर अरुण कुमार सिंह। अरुण कुमार सिंह को ONGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं ONGC क्या है। ONGC एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो भारत में तेल और प्राकृतिक गैस के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये याद रखिएगा, देहरादून। इसका मुख्यालय देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। ONGC पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शासित एवं एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना 14 अगस्त 1956 को हुई थी। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और खनन के विकास को आगे बढ़ाने के लिए ONGC को स्थापित किया गया था, लेकिन इसे वैधानिक मान्यता कब मिली थी? अक्टूबर 1959 में। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? ठीक है। BBC की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में। ठीक है। BBC का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। BBC ने वर्ष 2022 की विश्व की प्रभावशाली और ताकतवर महिलाओं की एक सूची जारी की है। ठीक। इस सूची में दुनिया भर से महिलाओं को चुना गया है। इस लिस्ट में भारत की 4 महिलाएं शामिल की गई। कौन कौन से? अभिनेत्री और फिल्म निर्माता प्रियंका चोपड़ा, जोनास, बुकर अवार्ड विनर हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री, एविएशन इंजीनियर सिरिसा बंदाला, सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहा जावाले। ठीक है।
आइए इन विभूतियों के बारे में जान लेते हैं। प्रियंका चोपड़ा जोन्स, ये हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा हैं, जिनसे सब परिचित हैं। दूसरे हैं सिरिसा बंदाला। सिरिसा बंदाला स्पेस में जाने वाली भारत की दूसरी महिला हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारत की दूसरी महिला कौन है जो स्पेस में गई? वो सिरिसा बांदला हैं। ठीक है, वह भारत के ऐतिहासिक मिशन यूनिटी 22 का हिस्सा थी। ठीक है। गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री हिंदी की जानी मानी लेखिका हैं। उनके उपन्यास रेत समाधि, ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ? टोम्ब ऑफ सैंड। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद क्या है? टोम्ब ऑफ सैंड के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाली वह हिंदी की पहली लेखिका हैं। ठीक है, बुकर पुरस्कार पाने वाली वह हिंदी की पहली लेखिका हैं। इस किताब के फ्रेंच अनुवाद को एमिली गुमेट प्राइज के लिए भी चयनित किया गया था। ये याद रखिएगा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। हिंदी की पहली बुकर पुरस्कार विजेता हैं कौन है? गीतांजलि श्री जी। इनकी बुक की यानी इनकी रचना क्या है? रेत की समाधि, जिसे टोम्ब ऑफ सैंड का अंग्रेजी अनुवाद है क्या? टोम्ब ऑफ सैंड, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। फिर है स्नेहा जवाले। स्नेहा एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के बीच काम करती हैं। स्नेहा 70% से ज़्यादा चेहरा और शरीर जला हुआ है। ये इनके पति ने इन पर केरोसिन छिड़क कर जला दिया, जिससे इनका करीब लगभग 70% हिस्सा जल गया है चेहरे का। और इसी के लिए ये इस सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ऐसे घरेलू हिंसा के अगेंस्ट से हमेशा आवाज़ उठाती रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ 60 पुरस्कार 2022 दिया गया है? यह है सर ख्याति को भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ 60 पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। ठीक है। अब खेती क्या है? क्या सॉरी खेती है, ख्याति लिख दिया गया, खेती। ठीक है। सरल कृषि समाधान मुहैया कराने वाले भारतीय स्टार्टअप ख्याति को इस साल का प्रतिष्ठित अर्थ 60 पुरस्कार प्रदान किया गया। ख्याति प्राकृतिक संरक्षण एवं बहाली श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। ठीक है। पुरस्कार के अन्य 4 विजेता क्लीन आवर एयर, मुकुर क्लीन स्टोव्स केन्या के हैं, रिवाइव आवर ओशंस इंडिजिनियस वुमन ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया से हैं, बिल्ड ए वेस्ट फ्री वर्ल्ड नोतप्ला ब्रिटेन की हैं, फिक्स आवर क्लाइमेट 44.01 ओमान की हैं। ठीक है, इन्हें भी साथ में दिया गया है। द अर्थ 60 पुरस्कार क्या है? आइए जान लेते हैं। यह पुरस्कार ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज डेविड एटनबरो द्वारा वर्ष 2022 में लॉन्च किया गया। ठीक, वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष प्रिंस विलियम द्वारा 5 विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। कब तक प्रदान किए? 2021 से 2030 तक प्रत्येक वर्ष जो है 5 विजेताओं को प्रदान किए जाएंगे। ठीक है। यह 5 श्रेणियों में दी जाएंगी। पहली है प्रकृति की बहाली और संरक्षण के लिए, वायु स्वच्छता के लिए, महासागर पुनरुद्धार के लिए, अपशिष्ट मुक्त जीवन के और जलवायु क्रिया के लिए। भारत की जिनको मिला है इनका नाम क्या है? किस संस्था को मिला है? खेती। और इसको किस क्षेत्र श्रेणी में मिला है? प्रकृति संरक्षण एवं बहाली के श्रेणी में मिला है। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेटर टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है? एच कानितकर यानी ऋषिकेश कानितकर को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं सर साजी केवी को नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नाबार्ड क्या है ये जान लेते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट या नाबार्ड देश की ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में मुख्य नियामक संस्था है। ठीक है, इसे भारत सरकार द्वारा स्थापित और स्वामित्व वाली शीर्ष विकास वित्त संस्था माना जाता है। इस बैंक का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण प्रदान करना और विनियमित करना, जो देश में ग्रामीण विकास को बढ़ाने की दिशा में काम करती हैं। ठीक है। नाबार्ड को
कृषि और वित्तीय विकास में नीतियों के निर्माण, नियोजन और संचालन से संबंधित कई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। ठीक है। नाबार्ड इन जिम्मेदारियों को कुशलता से निभाता है और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उद्योग, कुटीर उद्योग, अन्य लघु उद्योगों और ग्रामीण शिल्प जैसे मानव उद्योगों को बढ़ावा देने और विकसित करने की दिशा में भी काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को कृषि वित्त पोषण और ग्रामीण खंड के लिए केंद्रीय नियामक निकाय के रूप में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने किसे कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है? फ्रेंड्स, इसका मल्लिका साराभाई को कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया गया है। ठीक है। इसरो हाल ही में किसके लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल का विकास करेगा? ये लद्दाख के लिए। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सरकार ने यूटी यानी यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लिए स्थानिक डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर जियो पोर्टल जियो लद्दाख, उसका नाम क्या है? जियो लद्दाख विकसित करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की एक इकाई भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान IIRS से संपर्क किया है। ठीक। परियोजना का उद्देश्य क्या है? यूटी के अधिकारी यानी यूटी लद्दाख के अधिकारियों को भू स्थानिक तकनीकों और अनुप्रयोगों पर प्रशिक्षण देना भी है। ठीक है। इसका एक ये भी उद्देश्य है। भू स्थानिक डेटा होता क्या? उन वस्तुओं, घटनाओं या परिघटनाओं के बारे में डेटा है जिनकी पृथ्वी की सतह पर स्थान है, उसे भू स्थानिक डेटा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है? फ्रेंड्स, ये वो राज्य है मेघालय। ठीक है। मेघालय में हाल ही में एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया गया है। मेघालय सरकार ने टेक ईगल नाम की स्टार्टअप के साथ साझेदारी में एशिया के पहला ड्रोन डिलीवरी केंद्र नेटवर्क की शुरुआत की गई। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क के जरिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में दवा, जांच के नमूने, टीके जैसी जरूरी चीज़ों की आपूर्तियों को सुरक्षित तरीके से जल्द पहुंचाया जा सके। ये तकनीकी या ये तरीका खासकर ऐसे स्थलों या ऐसे क्षेत्रों के लिए जहाँ की ट्रेन जो है पहाड़ी हैं, वहाँ ये काफ़ी कारगर है और काफ़ी तेज़ी से काम करने वाली तकनीकी है। तो इसलिए ये मेघालय के साथ ही धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों यानी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या अन्य पहाड़ी राज्यों में भी ये इसको प्रोत्साहन देना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। किस राज्य में हाल ही में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया? दोस्तों, वो तमिलनाडु राज्य है। ठीक है। तमिलनाडु के मदुरै के तिरुपरनकुंड्रम में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया था। यह मदुरै में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है जिसमें कई भक्त शामिल होते हैं। ठीक। यह एक बहुत पुराना त्यौहार और पड़ोसी राज्यों जैसे केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी मनाया जाता है। ठीक। तमिलों के बीच इस त्यौहार का बहुत ही महत्व है। इस त्यौहार का उल्लेख तमिलों के साहित्य में किस साहित्य में किया गया? अहनानुरू साहित्य में इस उत्सव का या इस त्यौहार का उल्लेख किया गया है, जो कविताओं का संग्रह है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है? मानसी गुलाटी ने इस मिरेकल्स ऑफ फेस योगा का विमोचन किया है। मनस्वी संस्थापक की एक संस्था है जिसकी संस्थापक मानसी गुलाटी हैं, अंतर्राष्ट्रीय योगा प्रतिपादक भी हैं। ठीक है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हाल ही में किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? फ्रेंड्स, वर्ड है गॉबलिन मोड को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना है। ठीक है। ऑक्सफोर्ड द्वारा 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है गॉबलिन को। ठीक है। गॉबलिन शब्द इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की लोक कथाओं में पाया जाता है। यह शब्द जो है गॉबलिन, इसका ये कहाँ किस में पाया जाता है? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की लोक कथाओं में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल सभी प्रकार की बुरी और दुष्ट आत्माओं के लिए किया जाता था। गॉबलिन शब्द का उपयोग दुष्ट आत्माओं या बुरी आत्माओं के लिए किया जाता है। गॉबलिन मूवी में भी इस नाम का देखा हो, गॉबलिन जो जिएंट लोग होते हैं, अरे खासकर हैरी पॉटर या रिंग्स ऑफ द फायर, इन सब में भी आप देखेंगे वहाँ उसमें गॉबलिन शब्द या गॉबलिन जातियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट
अब गोबलिन मोड, ये लेकिन गोबलिन मोड का मतलब एक स्लैंग है। स्लैंग मतलब एक बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें स्लैंग कहते हैं। यह एक ऐसे लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो समाज और लोगों की परवाह किए बिना अपनी मनमानी करते हैं। मतलब गोबलिन मोड शब्द का उपयोग जो है समाज के ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जो समाज में बिना समाज की बिना परवाह किए अपनी मनमानी करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? गोबलिन मोड, एक स्लैंग के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है। हाल ही में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ये हैं सर आदित्य मित्तल। आदित्य मित्तल को 17वां ग्रैंड मास्टर बने आदित्य मित्तल। ठीक। आदित्य मित्तल स्पेन में चल रहे एक टूर्नामेंट के दौरान भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। उन्होंने स्पेन के शीर्ष खिलाड़ी फ्रांसिस्को बैलेजो पोंस के खिलाफ मुकाबला खेलकर उपलब्धि हासिल की है। किसके खिलाफ ड्रा खेलकर? फ्रांसिस्को बैलेजो पोंस के। ठीक है, फ्रांसिस्को बैलेजो पोंस के साथ मुकाबला। ये कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष के हैं। कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। ठीक है। नेक्स्ट, किसने हाल ही में नई दिल्ली में एफएआई वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया? दोस्तों, डॉक्टर मनसुख वाडिया ने फाई का वार्षिक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। केंद्रीय रसायन और उर्वरक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फाई का फुल फॉर्म क्या है? फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की वार्षिक संगोष्ठी 2022 का उद्घाटन किया है। 2030 तक उर्वरक क्षेत्र। ठीक। भारतीय उर्वरक संघ क्या है, आइए जान लेते हैं। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी और गैर व्यापारिक कंपनी है। ठीक है, जो मुख्य रूप से उर्वरक निर्माताओं, वितरकों, आयातकों, उपकरण निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों और इनपुट के आपूर्तिकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक। एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। उर्वरकों के उत्पादन, विपणन और उपयोग से संबंधित सभी पक्षों को एक साथ लाने के उद्देश्य से की गई थी इसका गठन। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार भारत के लिए 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान कितना है? विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष यानी फिनेंशियल ईयर 23 के दौरान भारत के लिए अपने एकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी के विकास का अनुपात 6.5% से लेकर 6.9% कर दिया है। यानी कितना कर दिया है? पहले क्या था? 6.5 था, जिसको बढ़ाकर 6.9% कर दिया है जीडीपी की वृद्धि। ठीक है। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार विश्व बैंक ने बाहरी विपरीत परिस्थितियों के प्रति अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में मजबूत उत्पादन का हवाला दिया है। यानी कि अगर प्रश्न आए कि वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया डेवलपमेंट अपडेट के अनुसार घरेलू उत्पादन कितना अनुमान लगाया गया है, तो जो पहले 6.5 था अब 6.9 हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा चक्रवात हाल ही में दक्षिणी राज्यों के तटों को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी के ऊपर निर्मित हुआ? दोस्तों, वो तूफान का नाम है मंडोस तूफान। ठीक है। चक्रवात मंडोस चेन्नई से लगभग 620 किलोमीटर दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इस तूफान के पुदुचेरी और श्रीहरिकोटा के बीच उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटों को पार करने की संभावना है। इसके प्रभाव में तटीय तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में 2 दिनों तक वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई थी। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, आज का यह अंतिम प्रश्न रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरा कंटेंट या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।